हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम क्वांटम शिफ्ट का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने क्वांटम शिफ्ट का रिलेशन और डेरिवेशन देखा था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपका यहाँ पर रिलेशन आया था। तो जो आपका फाइनल रिलेशन यहाँ पर बना था क्वांटम शिफ्ट का, जिसे हम चेंज इन वेवलेंथ भी कहते हैं, वो आपका बना था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 - cos 5। ये आपका क्वांटम शिफ्ट का रिलेशन है। इसे हम चेंज इन वेवलेंथ भी कहते हैं। लैम्डा डैश आपका यहाँ पर स्कैटर्ड रेडिएशन का वेवलेंथ है और लैम्डा आपका इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ है। तो इसमें जो आपका चेंज आता है वहीं आपका क्वांटम शिफ्ट होता है। तो ये डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा है। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से बाकी वीडियोस आप क्वांटम फिजिक्स की देख सकते हो। तो इस वीडियो पे हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है और जो आपके रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, किस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं? इस फिगर में देखो, ये जो आपका रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, इसकी यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी और डायरेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, फोटोन आपका इंसिडेंट करा इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका नॉकआउट हुआ और इस डायरेक्शन पे आपका मूव कर गया। तो इस आपकी इसकी डायरेक्शन क्या है इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, और जो आपकी वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो इस वीडियो पे हम इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो हमने पहले निकाला था क्वांटम शिफ्ट का रिलेशन, तो उसमें हमारी दो मेन इक्वेशन बनी थी। इसमें लिखा है जैसे आपको डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 5। तो जब हम यहाँ पर क्वांटम शिफ्ट की बात कर रहे थे तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो पे कवर कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आप इसको देखना। ठीक है, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, तो ये दो आपकी जो मेन इक्वेशन है, इसको यहाँ पर हम देखने वाले। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इसमें यहाँ पर डिवाइड करना है इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 5। तो मैं एक दूसरे पेज में यहाँ पर करता हूँ, इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 6 आपके पास ये है और इक्वेशन 5 आपके पास यहाँ पर ये है। तो इसको हम डिवाइड देंगे, एच न्यू डैश साइन थीटा ओवर एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, ये भी आपका कॉस फाई ही रहेगा, इक्वल्स टू एम वी सी साइन थीटा ओवर एम वी सी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आपका बना यहाँ पर, ये तीनों आपके कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर आपका टेन थीटा बना और यहाँ पर क्या बना, न्यू डैश साइन फाई ओवर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है आपका, नेक्स्ट लिखा है यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 11th है। तो 11th इक्वेशन हमारे पास जो फाइनल बनी थी फ्रीक्वेंसी वाली, वो ये इक्वेशन आपकी बनी थी, 1 म्यू डैश माइनस 1 ओवर म्यू इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। तो इस इक्वेशन का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो आपका क्या है, यहाँ पर हमें 1 ओवर न्यू डैश को यहाँ पर इक्वेट करना है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ओवर न्यू प्लस एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, तो किसकी इक्वल होगा, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि आपका ये यहाँ पर है क्या, ये आपके पास यहाँ पर है 1 ओवर न्यू डैश इक्वल्स टू 1 ओवर न्यू प्लस एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ये चीज़ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता है आपकी कॉस थीटा का रिलेशन, कॉस 2 फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाइव। अगर मैं एंगल हाफ करूँगा तो आपका आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाइव अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं 1 माइनस कॉस फाइव निकालूंगा तो यह आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर फाइव ओवर 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस फाइव को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर फाइव ओवर 2। तो ये आ जाएगा 1 ओवर म्यू प्लस एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर फाइव ओवर 2 आ गया। ठीक है, किसके इक्वल है ये आपका, ये इक्वल है आपके 1 ओवर म्यू डैश के। नेक्स्ट देखो क्या करा है यहाँ पर, इसका एलसीएम लिया है तो 1 ओवर म्यू डैश इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर पे आपका न्यू आ गया, 1 प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर फाइव ओवर 2, इसका एलसीएम हमने यहाँ पर ले लिया। नेक्स्ट आपका क्या करा है, नेक्स्ट हमने यहाँ से न्यू डैश बाहर निकाला है, न्यू डैश के लिए हमने इसको इक्वेट करा है। तो अगर यहाँ पर हम न्यू डैश के लिए इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो न्यू डैश को अलग कर लो, यहाँ पर आए आपका म्यू और डिनोमिनेटर पे आपका ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो 1 प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर फाइव ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब जो आपके पास ये है चीज़ है एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर, इसको मैं बीटा मान रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि जो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना बने। तो इसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट बीटा इक्वल्स टू एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर। तो बीटा की इक्वल हमने इसको इक्वेट कर दिया है। सिंपल हमने इसलिए इक्वेट करा है कि ये आपका जो इक्वेशन है ज़्यादा आपका कन्फ्यूजिंग ना बने, ज़्यादा आपका लेंथी यहाँ पर ना बने। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन यहाँ पर 15th है, 15th इक्वेशन ये आपकी है यहाँ पर, तो इसको हम 15th मान लेंगे।
तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखो न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू ओवर 1+2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 16 होगी। एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर के बदले हमने बीटा लिख दिया, तो 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 आ गया। अब इस न्यू डैश वाली वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 14 पे। इक्वेशन 14 आपका यहाँ पर ये वाला है, टेन थीटा वाला। तो म्यू डैश को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस पे म्यू डैश की जगह। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, देखो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, ये आपका आएगा न्यू साइन 5/1+2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 ओवर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस 5। तो न्यू आपका ऐसे ही रहा, न्यू डैश आपका ये है न्यू कॉस 5/1+2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2। तो इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो क्या बनेगा, म्यू साइन 5/1+2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2। एलसीएम ले लो, म्यू 1+2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 माइनस न्यू कॉस 5/1+2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2। तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। ऊपर बचा आपका माइनस म्यू साइन 5 ओवर, नीचे बचा न्यू 1+2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 माइनस न्यू कॉस 5, ये आ गया। ठीक है, इसको ओपन करो तो क्या बनेगा, न्यू साइन 5 ओवर न्यू प्लस 2 बीटा न्यू साइन स्क्वायर 5/2 और माइनस टाइम न्यू कॉस 5। इसमें जब आप न्यू कॉमन निकालोगे ऊपर से भी नीचे से भी, तो आपका यहाँ पर न्यू और न्यू कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर एक बचेगा 1+2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 माइनस टाइम कॉस 5। अब इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, साइन 5 ओवर और यहाँ पर 1 माइनस कॉस 5 को एक साथ लिख सकते हो, और 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 का अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में क्या बन सकता है आपका, 2 साइन 5/2 कॉस 5/2, एंगल हाफ कर दिया साइन 2 थीटा का। और नीचे आपका 1 माइनस कॉस 5 की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 5/2, जो अभी हमने ऊपर देखा। और इसको आप ऐसे ही रहने दो, 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपका जो कुछ कॉमन आ रहा है साइन 5/2 आपका कैंसिल आउट हो जा सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो क्या बचेगा, 2 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका कॉस 5/2 और नीचे बचेगा आपका साइन 5/2। कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा, यही बचेगा। दोनों में आपका साइन स्क्वायर है, तो साइन 5/2 हमने कॉमन निकाला, ऊपर साइन 5/2 से कैंसिल हुआ, तो अंदर बचा आपका 1 प्लस बीटा और बाहर आया साइन 5/2। तो ये किसके इक्वल है, ये आपका अभी टेन थीटा के यहाँ पर इक्वल है। तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो टेन थीटा किसकी इक्वल है आपका, टेन थीटा आपके किसकी इक्वल है, कॉस 5/2 ओवर साइन 5/2 1 प्लस बीटा। तो कॉस 5/2 साइन 5/2 1 प्लस बीटा। तो कॉस 5/2 और साइन 5/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट 5/2 और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका टेन थीटा। तो कॉट 5/2 बीटा हमारे पास क्या था, बीटा को हमने क्या पुट करा था, एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर। इसको आप 17th इक्वेशन मान सकते हो। तो ये आपका सेम रिलेशन बन रहा है जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने करा है, जो डेरिवेशन टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 5/2 ओवर 1 प्लस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर। तो यही सेम डेरिवेशन अभी हमने यहाँ पर करा है। ठीक है, तो इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपसे डेरिवेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, सिंपल आपको सब्स्टिट्यूट ही करना है। इक्वेशंस आपकी बहुत बनेगी क्योंकि अब शुरुआत से करोगे, जहाँ से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम का आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, तो तब से आपकी इक्वेशन बनेगी। अभी तक आपकी 17 इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। तो 3-4 बार आपको प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पर, तभी आपको अच्छे से यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल यहाँ पर इक्वेशन बनी है। तो इसमें आप देखो क्या आएगा, ये लिखा है कि दिस इक्वेशन शोज दैट जो आपका रिकॉइल एंगल थीटा है, ये आपका रिकॉइल एंगल है थीटा, ये आपका डिपेंड कर रहा है ऑन द स्कैटरिंग एंगल 5। कौन सा वाला रिकॉइल एंगल, ये जो आपका रिकॉइल एंगल है थीटा, ये आपका डिपेंड कर रहा है किसमें, इस स्कैटरिंग एंगल 5 पे। इस रिलेशन से हमें दिख रहा है यहाँ पर टेन थीटा किसके इक्वल है, कॉट 5/2 ओवर 1 प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर के। तो ये आपका थीटा डिपेंड कर रहा है किसके, स्कैटरिंग एंगल पे। ठीक है, तो अगर इसमें हम फाई की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, अगर आपका स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है, फाई आपका 0 डिग्री है, तो ऐसे केस में जो आपका थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देखो जो आपका फाई अगर ये 0 होगा तो कॉट 0 हो गया, तो कॉस 0 ओवर साइन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, पाई/2 के, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो अगर आपका यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है, तो आपका जो यहाँ पर रिकॉइल एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर आपका फाई की वैल्यू 180 डिग्री है, दैट मीन्स आपका कॉट 90 डिग्री है, तो उसमें आपका थीटा क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है? ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, फाई की हमने 0 पुट करा तो थीटा आपका 90 डिग्री आया, फाई की वैल्यू हमने 180 डिग्री पुट करी तो आपका यहाँ पर थीटा 0 आ रखा है, ठीक है। तो 10 एस फाई वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, थीटा आपका वैरी कर रहा है फ्रॉम 90 टू 0 डिग्री। तो इसमें अगर हम देखें तो फाई आपका 0 से लेकर 180 डिग्री तक पूरे पे आपका यहाँ पर वैरी कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर थीटा को देखें, रिकॉइल एंगल को देखें, तो उसमें आपको जो थीटा वैरी कर रहा है वो आपका 90 डिग्री से 0 डिग्री ही वैरी कर रहा है। तो इसमें लिखा है इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन गेट रिकॉइल्ड ओनली इन द ऑनवर्ड डायरेक्शन एट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो जो आपका रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा आपका रिकॉइल करेगा ऑनवर्ड डायरेक्शन पे, और हमेशा उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम ही रहने वाला है, ठीक है। जबकि आपका जो फोटोन है वो आपके हर एक डायरेक्शन पे स्कैटर कर सकता है 5:0 टू 180 डिग्री, लेकिन जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो ऑनवर्ड डायरेक्शन पे 90 डिग्री से लेस ही यहाँ पर अपना यहाँ पर रिकॉइल करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इस रिलेशन से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अभी तक यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का रिलेशन देख रहे थे, जो हमारे पास ये आया था tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 5/2/1 प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसमें हमने देखा कि आपका जो स्कैटरिंग एंगल है वो तो आपका 0 से 180 डिग्री तक वेरी कर सकता है, लेकिन जो आपका थीटा है दैट मीन्स रिकॉइल एंगल, तो वो आपका 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में यहाँ पर वेरी करेगा, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ हमने यहाँ पर देखा था डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन से। अब आपका सेकंड चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में क्या लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फोटोन। आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो आपके इंसिडेंट फोटोन है उस पर, और जो आपका स्कैटर्ड फोटोन है, दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही आपका काइनेटिक एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर आपके जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो आपकी एच न्यू है, और जो आपके स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है वो एच न्यू डैश है। यहाँ पर देखो इस फिगर पे, यहाँ पर जो आपके इंसिडेंट फोटोन है इसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू है, और जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी आपकी एच न्यू डैश है। तो दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है वही आपकी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। फिर लिखा है ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू डैश गिवन बाय इक्वेशन 15। इक्वेशन 15 से जो हमें न्यू डैश की यहाँ पर वैल्यू मिली थी, क्या मिला था, इक्वेशन 15 से हमारी ये वैल्यू आई है न्यू डैश की, ये हमारे पास इक्वेशन 15 है। तो न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू ओवर 1 प्लस एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 5/2। तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर न्यू डैश की जगह। तो यहाँ पर आपका ये बनेगा, एलसीएम लोगे तो आपका एच न्यू और एच न्यू कैंसिल आउट होंगे और बचेगा आपका एच न्यू 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 ओवर 1 प्लस 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2। और यहाँ पर जो आपके पास बीटा है वो आपका एच न्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर है। अब ये आपको बता रहा है इक्वेशन की जो आपका काइनेटिक एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वो भी आपकी स्कैटरिंग एंगल फाई पे ही डिपेंड करती है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, ये आपका यहाँ फाइनल रिलेशन रहने वाला है। अब आपका एक लास्ट टॉपिक आता है, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ अनमॉडिफाइड स्कैटर्ड रेडिएशन इन कॉम्पटन इफेक्ट। तो जब हमने यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट की थ्योरी की बात करी थी तो उसमें हमने देखा था आपके पास दो स्कैटर्ड रेडिएशन है, एक आपके पास मॉडिफाइड स्कैटर्ड रेडिएशन है और एक आपके पास अनमॉडिफाइड स्कैटर्ड रेडिएशन है, एक चेंज्ड और एक अनचेंज्ड स्कैटर्ड रेडिएशन है। तो मॉडिफाइड स्कैटर्ड रेडिएशन में क्या था, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही थी, इसमें हमें चेंज इन वेवलेंथ देखने को मिल रहा था जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। लेकिन आपका अनमॉडिफाइड स्कैटर्ड रेडिएशन पे ऐसा नहीं होता है। क्या चीज़ लिखी है यहाँ पर देखो, द अबव थ्योरी एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इन वेवलेंथ बट डज नॉट अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनमॉडिफाइड रेडिएशन। ऊपर जो यहाँ पर हम वेवलेंथ पे शिफ्ट देख रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड रेडिएशन की, चेंज रेडिएशन की, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, और ऊपर हम आपका अनमॉडिफाइड रेडिएशन को अकाउंट में नहीं लिया गया अभी तक। लिखा है कि इट इज एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग दैट द एटम्स कंटेन फ्री एज वेल एज बाउंड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर फ्री भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के साथ किसी एटम पे बाउंडेड भी यहाँ पर हो सकता है। तो दो आपके यहाँ पर चीज़ हो सकती है। अभी तक जो हम यहाँ पर अनचेंज रेडिएशन या अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड रेडिएशन की हम बात कर रहे थे तो उसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे जहाँ पर इजीली आपका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जा रहा था और आपका यहाँ पर रिकॉइल कर जा रहा था। लेकिन आपके अनमॉडिफाइड या अनचेंज रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है, एक एटम पे आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर बॉन्डेड है, तो इतनी आसानी से यहाँ पर वो आपका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं होगा। दैट मीन्स क्या लिखा है यहाँ पर देखो, when a photon instead of striking a free electron strikes with another which is firmly bound to the nucleus। अगर आपका जो इंसिडेंट फोटोन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में स्ट्राइक ना करके वो आप एक दूसरे फर्मली बॉन्डेड
जो न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फॉर्मली बॉन्डेड है उस पर आपका स्ट्राइक करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिटैच नहीं करता है बाय द इम्पैक्ट ऑफ दैट इंसिडेंट फोटोन बट रिमेन्स बाउंड सो दैट द एटम एज अ होल रिकॉइल्स। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ किसी एटम पे, और अगर आपका जो फोटोन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ना करके उस एटम पे आपका स्ट्राइक करता है, तो ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रॉन उस एटम से डिटैच नहीं हो पाता है क्योंकि वो फॉर्मली बॉन्डेड है, एक अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, तो पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ही आपका पूरा रिकॉइल यहाँ पर कर जाता है। तो इसमें लिखा है so that the atom as a whole recoils, the mass m naught of the electron in equation 12 must therefore be replaced by the mass of the atom which is several thousand times greater than m naught। तो ऐसे केस में जब आपका पूरा एटम ही रिकॉइल कर रहा है, तो ऐसे केस में हम इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास ना लेकर, एम नॉट ना लेकर, ऐसे केस में हम एटम का मास लेते हैं जो बहुत ज़्यादा है, बहुत 1000 टाइम्स ग्रेटर है देन द एम नॉट। तो जो हमारे पास इक्वेशन 12 यहाँ पर फॉर्म हो रखा है जिसमें हमने चेंज इन वेवलेंथ निकाल रखा है कॉम्पटन शिफ्ट, तो इसमें हम एम नॉट को रिप्लेस कर देंगे एटम के मास से, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है आपके अनचेंज्ड रेडिएशन के केस में, इसमें आपका क्या हो रहा है पूरा एटम ही आपका रिकॉइल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका रिकॉइल नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका फर्मली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, तो आपका जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है अगर वो आपके एटम पे इंसिडेंट करेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन जिसमें फॉर्मली बॉन्डेड है, तो पूरा एटम ही आपका रिकॉइल करने वाला है। तो ऐसे केस में जो हम मास लेंगे वो हम एटम का मास लेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे। तो ऐसे केस में हम एम नॉट को रिप्लेस करने वाले हैं फ्रॉम द मास ऑफ एन एटम, और वो एटम का मास आपका 1000 टाइम्स ग्रेटर है देन दैट इलेक्ट्रॉन मास। ठीक है, तो क्या चीज़ लिखा है यहाँ पर, the mass m naught of the electron in equation 12 must therefore be replaced by the mass of the atom which is several thousand times greater than m naught। Hence जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है, जो आपका डेल्टा लैम्डा है, बिकम्स टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड। अगर आपका इसका मास, अगर आपके एटम का मास बढ़ेगा तो जो आपका चेंज इन वेवलेंथ है, जो कॉम्पटन शिफ्ट है, ये भी आपके यहाँ पर डिक्रीज करेगी क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका मास बढ़ गया एटम का तो दैट मीन्स वेवलेंथ जो होगा, कॉम्पटन शिफ्ट जो होगा, चेंज इन वेवलेंथ, वो आपका बहुत कम होगा। ठीक है, तो लिखा है हेंस डेल्टा लैम्डा बिकम्स टू स्मॉल, इतना स्मॉल आपको हो जाता है कि इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। दस व्हेन अ फोटोन कोलाइड्स विद अ बाउंड इलेक्ट्रॉन इट्स वेवलेंथ डज नॉट चेंज एंड दिस एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ अनमॉडिफाइड रेडिएशन। तो जो आपका फोटोन जब इंसिडेंट करेगा, जब कोलाइड करेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसका जो वेवलेंथ है वो आपका चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे केस में आपका पूरा एटम ही रिकॉइल कर रहा है जिसका आपका मास बहुत हैवियर है, मास आपका बहुत ज़्यादा है, तो जो वेवलेंथ में चेंज है वो बहुत स्मॉल होगा, जो डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको बताता है कि आपके पास यहाँ पर अनमॉडिफाइड रेडिएशंस भी रहती है जिसकी वेवलेंथ आपकी यहाँ पर बहुत कम रहती है, दैट इज चेंज इन वेवलेंथ जो है, कॉम्पटन शिफ्ट है, वो आपका बहुत कम रहता है, जो डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन द हैवियर एलिमेंट्स, अगर हम और हैवियर एलिमेंट्स में चले जाए तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड है और इसका जो मॉडिफाइड रेडिएशन है वो आपका बहुत वीक है, एंड हेंस द मॉडिफाइड रेडिएशन इज टू वीक। क्लियर हो गया, ये आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था अनमॉडिफाइड रेडिएशन का इन कॉम्पटन इफेक्ट। तो सिंपल चीज़ क्या थी, हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो आपके न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है। तो जब आपके यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन इंसिडेंट करेगा इन एटम पे जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन फर्मली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, तो ऐसे केस में पूरा एटम ही आपका रिकॉइल करने वाला है। एटम अगर आपका रिकॉइल करेगा तो एटम का मास आपका बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में आपका ज़्यादा होगा। तो ऐसे में जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट होगा, चेंज इन वेवलेंथ, ये आपका बहुत कम होगा, डिटेक्ट कर पाना यहाँ पर मुश्किल है। तो तभी आपके यहाँ पर ये जो रेडिएशन होती है ये आपकी अनमॉडिफाइड या अनचेंज्ड रेडिएशन ये हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था इसका। अब यहाँ पर आपका जो पूरा ये यूनिट है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का, ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, फिर हमने यहाँ पर ये देखा डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये सब कुछ हमने चीज़ें पढ़ी है, इंपॉर्टेंट है जो आपके बीएससी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम आपके जो दूसरा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका सेकंड यूनिट है वो आपका वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।